नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के दिन भर की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बढ़ते कोरोना केस के चलते धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। उत्तराखंड में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं आपात सेवा पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि बताया गया कि आपात सेवाओं पर इस दौरान किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मरीज भी उत्तराखंड में मिले हैं, यानी कि अब उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी की एमबीपीजे इंटर कॉलेज ग्राउंड में भव्य जनसभा होनी है। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह बैठक कर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रशासन भी रैली को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के तहत एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने भी पीएम मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। इसके अलावा ग्राउंड में 4 निकासी और प्रवेश गेट भी बनाए गए हैं, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पीएम मोदी की रैली को भव्य बनाने के लिए दिल्ली से आई टीम मंच के साथ साथ मैदान को भी सजाने में जुटी हुई है। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, उसी का जायजा लेने जनपद के एसएसपी पंकज भट्ट यहाँ पहुंचे हैं। उनसे सीधी बात करेंगे। सर, जायजा लेने पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का भी आप लगातार जायजा ले रहे हैं, पूरे फील्ड में घूम रहे हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ आगे? इसमें ग्राउंड की सुरक्षा के लिए एक डबल गार्ड लगाई गई है। उसके अलावा 1.5 सेक्शन पीएसी लगाई गई है। यहाँ जो टैंकी है, इसकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड अलग से लगाई गई है। उसके अतिरिक्त यहाँ लार्ज स्केल पे 2 इंस्पेक्टर और पूरा स्टाफ लगाया गया है, जो सत्यापन कर रहा है। इस समय जो रास्ता बन रहा है, इसकी भी सिक्योरिटी के लिए 1.5 सेक्शन पीएसी लगाई गई है और लगातार सुरक्षा के मानकों का जायजा लिया जा रहा है। सर, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, इस ग्राउंड में कितने रास्ते बनाए गए हैं? अभी तक इसमें 4 रास्ते बनाए जा रहे हैं और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और रास्ते बनाए जाएंगे। सर, 4 रास्ते वो हैं जो अभी तक नए बनाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 4 जो है गेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से वीआईपी गेट अलग रहेगा और पब्लिक के लिए अलग से गेट बनाए जा रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ में एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट। आपने बताया जो 4 रास्ते हैं अभी तक नए बनाए गए हैं, और उसके अलावा अगर और आवश्यकता रास्तों की बनाने की पड़ेगी तो इस मैदान के अंदर वो रास्ते भी बनाए जाएंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ वन इंडिया के लिए वैस सिद्दीकी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी दौरा है, जिसकी तैयारियां पूरे चरम पर चल रही हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो मंच तैयार हो रहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा ठीक पीछे अपने, जहां पर वो रोड रोलर चल रहा है, वो कमरे से लेकर वहां पीछे तक मैं दिखाना चाहूँगा। वो कभी एक दीवार हुआ करती थी, उस दीवार को तोड़ दिया गया है और इसको पूरे मैदान में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रात और दिन काम चल रहा है। और यहाँ पर जो दीवार थी, काफ़ी बड़ी दीवार थी, लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों की आने की यहाँ पर उम्मीद है। आप देख सकते हैं पीछे वहाँ जेसीबी भी चल रही है और इधर मंच का काम भी चल रहा है। डॉग स्क्वाड और जो सुरक्षा की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और जो ये ग्राउंड है, ये हल्द्वानी का एमबीपीजी ट्रस्ट ग्राउंड है, जहाँ पर 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और जो उनके द्वारा सौगात उत्तराखंड को दी जाएगी। देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात देंगे। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ तैयारियां, यहाँ पर खूब रात और दिन यहाँ तैयारियां चल रही हैं। आप ये देखिए, 4 लोग देख सकते हैं जो मंच के ऊपर लगने वाले बोर्ड्स हैं उनको लेकर जा रहे हैं। और ये ठीक अगर आप मेरे कैमरे की नज़र में आ रहे हैं, ये डॉग स्क्वाड की टीम है जो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर अपनी नज़रें बनाई हुई है सुरक्षा की दृष्टि से।
तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का 30 तारीख को दौरा है उसके लिए प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए उवैस सिद्दीकी। उत्तराखंड में 70 सीटों के संग्राम के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वहीं संगठन को भी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच साझा किया जा सके। वहीं देहरादून दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़वाल की 41 सीटों पर तैयारियों की समीक्षा भी की। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में एक तरफ कड़ी ठंड पड़ रही है, वहीं सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में सभी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं। बीजेपी उत्तराखंड में फिर से कमल खिले, इसके लिए मिशन में जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। रविवार को देहरादून दौरे में नड्डा ने अपनी प्लानिंग को नई शक्ल दी। मिशन पहाड़ पर नड्डा। जेपी नड्डा का देहरादून दौरा। चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ भी की बैठक। सभी पदाधिकारियों से फीडबैक ली। संगठन सरकार के काम की समीक्षा की। देहरादून में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड बीजेपी संगठन को जीत का मंत्र दिया और कई दौर की बैठकें करते हुए नड्डा ने प्रदेश संगठन की आगामी चुनावी तैयारियों को परखा और अहम निर्देश भी दिए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और आप लोग जब उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उससे उनका हौसला बुलंद होता है, हम सबका हौसला बुलंद होता है और पार्टी को भी ताकत मिलती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे ही फैसले ले पाते हैं जो जनता के लिए, माताओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, जीत हासिल करने के लिए अहम दिशा निर्देश मिले हैं। विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूंकि सभी का मार्गदर्शन किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बूथ जीतो चुनाव जीतो पार्टी का लक्ष्य होगा। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु होते जिन पर चर्चा की गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्या नया था जेपी नड्डा के दौरे में। जेपी नड्डा के दौरे में क्या था नया? बूथ इकाई से लेकर पन्ना प्रमुख तक की जिम्मेदारी तय की गई। हर बूथ के हर परिवार तक जनवरी तक कम से कम 5 बार जरूर जाने की बात कही गई। प्रत्याशी तय होने से पहले डैमेज कंट्रोल के टिप्स दिए गए। चुनाव में गुटबाजी से दूर रहने को कहा गया। वहीं छोटी सी मुलाकात करने के लिए परिक्रमा करते नजर आए दावेदार। लंबे समय से राजनीति से दूर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी सक्रिय हुए। आगामी चुनाव में निशंक की भूमिका अहम हो सकती है। सीडी और संवेदनशील बूथों के लिए अलग रणनीति बनाने की बात कही गई। बीजेपी चुनावी तैयारियों के मिशन मोड में लगी हुई है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा चल रही है। वहीं लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे हो रहे हैं। पीएम मोदी खुद 30 तारीख को हल्द्वानी पहुंचेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही जनता के नब्ज को भी टटोलेंगे। बहरहाल देखना होगा वोटिंग के दौरान जनता का मूड क्या रहता है। क्या बीजेपी दोबारा कमल खिला पाएगी या पुराना मिथक ही सच होगा? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल देहरादून में भाजपा संगठन के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करते हुए जीत का मंत्र, बूथ जीतो और चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा अब 60 पार के नारे पर अपना वर्चस्व जमाना चाहती है। लिहाजा वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये भी कहना है कि आखिरकार इन बूथ जीतो और चुनाव जीतो के मंत्र से कोई भी फैसला फिलहाल उत्तराखंड की जनता पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रुक करते कोटद्वार का, जहां आम आदमी पार्टी का गौरव सेनानी मिलन समारोह हुआ है। कर्नल अजय कोठाल ने सैकड़ों पूर्व फौजियों के साथ संवाद किया। सैन्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला भी इस दौरान मौजूद रहे। सैनिकों को लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट विजन, सैनिकों को साथ लेकर आम आदमी पार्टी करेगी उत्तराखंड
नवनिर्माण आपका सैन्य प्रकोष्ठ हर विधानसभा में बनाया जाएगा। अपना संगठन पूर्व सैनिकों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। सैनिकों के पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। सैनिकों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। वहीं हरिद्वार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन। हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा में जनसंवाद किया। जमालपुर कला गांव में किया जनसंवाद में सैकड़ों ग्रामीण रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उत्तराखंड में सक्रिय नजर आ रही है। हरिद्वार विधानसभा में पहुंचे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीट जीतकर अपना कब्जा जमाया है। इस सीट के साथ ही उत्तराखंड के आप प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। आप कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। आपके प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि आज चंडीगढ़ की जनता ने बड़े बड़े नेताओं की जगह आम आदमी को चुना है। उत्तराखंड में भी यही नतीजे आने वाले हैं। आज चंडीगढ़ के आम आदमी ने बीजेपी के ताकतवर मेयर, 2 पूर्व मेयर को हराया है और आज पूरे देश को संदेश गया है कि बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के उत्तराखंड चुनाव में भी कुछ ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे। देखिए, जिस तरह से चंडीगढ़ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, आज चंडीगढ़ की जनता ने उस गढ़ को ढा के आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, आम आदमी पार्टी को आगे किया है। एक भारी जीत दर्ज वहां पर आम आदमी पार्टी ने की है। ये संकेत है पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणामों का एक झलक चंडीगढ़ की जनता ने दिखा दी है और ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं और इस जीत का असर उत्तराखंड में भी पड़ेगा। 22 को लेके हम आशावान हैं और जिस तरीके के रिजल्ट्स चंडीगढ़ में भी आए हैं, ये दिखाता है कि लोग अब इस प्रदेश में काम की राजनीति चाहते हैं, क्योंकि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स अभी तक आम आदमी पार्टी ने की है और काम की राजनीति की बात की, मुझे लगता है पूरे देश में उसको लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। 22 को लेके हम आशावान हैं। तो करते हैं अगली खबर का। रुड़की जैसे बड़े नगर निगम के मेयर गौरव गोयल अपने नगर निगम के अफसरों के जंजाल में इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें बीते दिनों जहां खुद की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो वहीं अब चुनाव आयोग तक रुड़की के मेयर पहुंच चुके हैं। मेयर गौरव गोयल के मुताबिक नगर निगम रुड़की में अफसरों की आपसी सेटिंग, कमीशनखोरी चरम पर है। एक अफसर हटाए गए लेकिन कुछ दिनों में उसी पद पर भेज दिए गए। स्थानीय व्यक्ति को तैनाती और रिश्वतखोरी का उन्होंने विरोध किया तो महंगा पड़ा। अब पार्टी से वो कार्रवाई की मांग करने के लिए भटक रहे हैं, जबकि पार्टी ऐसे किसी मामले की जानकारी से ही इनकार कर रही है। कांग्रेस की कितनी बातों पर विश्वास करोगे? कांग्रेस के कल तक लोग कह रहे थे कि देवेंद्र यादव बीजेपी का एजेंट है, आज वो कह रहे कि पोस्टर बीजेपी ने लगवा दिए। अब कल हरीश रावत को अगर आपने जैसे कह रहे हैं कि फिर उनको कमान मिलने जा रही, तो कांग्रेस ये भी कह सकती है कि भाजपा ने हरीश रावत को कमान दे दी, और कल वो हटते हैं तो ये भी कह सकते हो कि साहब ये तो भाजपा के एजेंट है। ये कांग्रेस की कितनी बातों पर विश्वास करोगे? देश सरकार से आप जरूर करें कि ऐसा क्या कारण है कि इतने अधिकारियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। बीते दिनों आपकी हत्या तक की कोशिश कर दी गई। बिल्कुल, मेरे ऊपर हमला कराया गया और अधिकारियों द्वारा ही कराया गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। कुछ रुड़की के हमारे मैं कहूँगा कि प्रभावशाली लोग हैं। निश्चित रूप से समय आने पर मैं सबका नाम भी खोलूंगा। और रुड़की उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के परिजनों ने 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर रैली निकाली। ये रैली गांधी पार्क से निकाली गई। इस दौरान हाथी बड़कला बैरियर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हाथों में बैनर और तख्ती लेकर लोग इस प्रदर्शन रैली में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों के परिजनों ने पहले गांधी पार्क पर धरना दिया। इसके बाद सीएम आवास कूच किया। कूच में करीब 200 परिजन शामिल हुए। सभी को हाथी बड़कला बैरियर पर पुलिस ने रोक लिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने कहा कि जब सरकार ने हमसे वादा किया तो अब सरकार अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रही है। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आत्मदाह कर लेंगे। 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर घोषणा की थी कि पुलिस कर्मियों का
जो ग्रेड पे है वो 4600 रुपये कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक भी कहीं ना कहीं वो ग्रेड पे जारी नहीं हुआ है। लिहाजा आज तमाम जो पुलिस कर्मियों के परिजन हैं वो गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं और अब तस्वीरों में आपको बता रहा हूं कि भारी तादाद में जो पुलिस कर्मियों के जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि पुलिस कर्मियों का जो ग्रेड पे है वो 4600 कर दिया जाए और उसका शासनादेश जीओ जारी कर दिया जाए। मेरे साथ पुलिस कर्मियों के परिजन भी हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपकी जो मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं हुई? सरकार ने घोषणा जरूर करी है पहले। सर सबसे पहले तो ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। 4600 ग्रेड पे हमारा अधिकार है। इनके सामने तो हमने ठगा सा मैसेज, जैसे इनसे भीख मांग रहे होंगे। आज तक शासनादेश जारी क्यों नहीं किया? यह तो घोषणाओं की सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी 4600 का ग्रेड पे करने के लिए, आज 66 का दिन 67वां दिन है, क्यों अभी तक जीओ जारी नहीं हुआ, शासनादेश जारी नहीं हुआ? हम यहाँ से सर वापस नहीं जाएंगे। और ऐसा हमारे उसमें कौन है, वित्त में कौन बैठा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा हो चुकी है, ऐसी जीओ जारी क्यों नहीं हुआ? हमारा एक कांस्टेबल भाई ड्यूटी में 1 सेकंड के लेट होता है। चेतावनी क्या है आपकी सरकार को? चेतावनी है, आज हमारा शासनादेश जारी नहीं हुआ, हम आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करेंगे, इसके जिम्मेदार हमारा आला अधिकारी, शासन प्रशासन और हमारी सरकार होगी। मैम लगातार प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपको सरकार क्या क्यों नहीं कर पा रही है? वजह क्या है और कब तक क्या रहेगी चेतावनी अब अंतिम आखिरी आपकी? सर हमारी आखिरी चेतावनी यही है कि आज हमें वैसे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा हमारा जीओ जारी। अगर नहीं हुआ तो हम पहले भी बोल चुके हैं, हम पूरी रात भर हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हम जीओ लेके जाएंगे। सर आज हो या कल हो हमें मतलब नहीं है, हमें जाना ही तब है जब हमारा जीओ जारी होगा, उससे पहले हम नहीं। हाँ, लिखित में ही चाहिए, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। हमने कोई बिल्कुल, ये है पुलिस कर्मियों के तमाम परिजन जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर आज जीओ जारी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आत्मदाह भी जरूर करेंगे। ऐसा में सरकार को जरूर ये सोचना चाहिए कि घोषणा तो जरूर करी है लेकिन उस पर अमली जामा कब पहनाया जाए। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले परसुंडा खाल के रछूड़ी गांव निवासियों ने 2006 में अपनी 55 नाली भूमि आईटीआई भवन के लिए दान की थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट और उस दौर के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने भूमि पर आईटीआई भवन बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसके बाद इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन निर्माण कार्य पूरे होने के 2 साल बाद भी अब तक इस भवन में आईटीआई की कक्षाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही 2.5 करोड़ की लागत से बना ये भवन दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल को ही दे दिया जाए। परसुंडा खाल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक रहे विनोद रावत ने कहा कि उनके समर्थक अथक प्रयासों से 2006 में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट और उस समय के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने इस भवन को निर्माण की स्वीकृति दी थी। उन्होंने बताया कि अब ये बात सामने आ रही है कि निर्माणदायी संस्था द्वारा इस भवन को निर्माण निगम को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया 2 साल भवन को बने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस भवन में आईटीआई की कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। भवन जो है मेरे ख्याल 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व बन करके तैयार हो गया है। आज तक बिल्कुल कंप्लीट है और लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। 2-2.5 करोड़ इसमें जो है जनता का पैसा खर्च हो रखा है। इससे पहले भी अगर इस बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जाती है, अगर कोई बाध्यता सरकार के पास है कि हम आईटीआई शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारा बगल में इंटर कॉलेज जनता इंटर कॉलेज है, उसके पास भी कक्षाओं का जो है अभाव है, तो फिलहाल इसको जो है वहाँ स्थानांतरण कर दिया जाए। खबर मसूरी से, जहां लैंडौर छावनी मेले का 2 दिवसीय समापन हो गया है। इस मौके पर छावनी परिषद के जीओसी संजीव खत्री, ब्रिगेडियर अनिर्बन दत्ता और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। पंकज अग्रवाल के द्वारा तैयार किए गए पकवान और पहाड़ी व्यंजनों का देश विदेश से आए लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर मसूरी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने बताया कि छावनी परिषद लगातार छावनी क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। अभी हाल में छावनी परिषद क्षेत्र के दुकानों का ऑक्शन कराया गया था, जिसमें छावनी परिषद को काफी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि छावनी प्रशासन का प्रयास है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पाद और संस्कृति को बढ़ावा देकर उसका प्रचार प्रसार किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से लोगों को व्यवसाय के साथ रोजगार भी उपलब्ध होता है। ऐसे में पिछले साल कोरोना काल में मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के आग्रह पर मेले का कोविड के नियमों का पालन करते हुए आयोजन इस बार किया गया है, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने भी भारी संख्या में प्रतिभाग किया। जी देखिए, ये एक प्रयास था हमारा कि यहाँ का जो लोकल कल्चर है, कुजीन है, उसको प्रमोट करने का एक पिछले 3 साल से प्रयास चल रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया, तो काफ़ी जो स्टॉल ओनर्स थे ये बता रहे थे कि इनकी जो रोज़गार है वो छिन गया था
और बहुत फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इनको। तो उसके लिए ये लैंडोर मेले का आयोजन किया गया है पूरी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार भी मिल सके और कोविड के नियमों का भी पालन हम कर सकें। लोकल कुजीन है, जो पहाड़ी खाना है हमारा, वो जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है सब तक ये जाना चाहिए। उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार के द्वारा स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों में छिपे हुनर को निखारने और उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने को लेकर कार्य शुरू किया गया है। मसूरी के एक होटल के सभागार में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हॉल में पहाड़ी दिवाली इगास पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को मंच की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार के अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि देवभूमि सांस्कृतिक मंच एक सामाजिक मंच है, जिसमें स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों के अंदर छिपे हुनर को निखारकर उनको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, ऐसे में संस्कृति का संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में भी रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, लगातार प्रदेश उससे पलायन हो रहा है, ऐसे में पहाड़ में छिपे संस्कृति और हुनर को माध्यम बनाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसके लिए प्रदेश और सरकार को भी कार्य करना होगा। यहाँ के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए है, ताकि इनकी योग्यता के हिसाब से, इनकी कला के हिसाब से इनको आगे बढ़ाया जा सके। जो इनकी योग्यता है, जो इनकी कला है और हमारी जो संस्कृति है, उत्तराखंड की संस्कृति है, हम उसको प्रमोट कर सके, जो कि विलुप्त होती जा रही है। हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में भी रोजगार के बहुत साधन हैं। बच्चे आज पलायन करके जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ से पलायन ना करे। यहाँ पे हमारे संसाधन भले ही सीमित है, लेकिन योग्यता बहुत है। हम इनके लिए आगे प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे कि कैसे कैसे इनकी कला को हम प्रमोट कर सकते हैं और इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो। यहाँ के और मसूरी देहरादून मार्ग पर गलौगी पावर हाउस के पास देर रात बाइक सवार 2 युवक पैराशूट से टकराकर खाई में नीचे गिर गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसडीआरएफ, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। दोनों युवकों को देहरादून अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि दोनों युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पैराशूट से टकराई और गहरी खाई में जा गिरे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक सुनील के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दे दी गई है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।